जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो लेक्चर लेके आए वो है पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। दोस्तों, भारत के संविधान में अभी तक आपने पढ़ा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आपने पढ़ा भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है वो वाली बातें आप जानिएगा, और दोस्तों उस लेवल से जानिए जहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, अगर एक कहानी पूरी याद कर लेते हैं लेकिन उसमें से पूछा जाता है बहुत कम, तो वो बात समझ में नहीं आती। लेकिन प्रश्नों का संग्रह वहाँ को कहा जाता है जहाँ से प्रश्न पूछता है। तो उन्हीं सब संग्रह को हम लेकर मतलब संग्रह को लेकर आए हैं, वो सब एकत्रित करके लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान सभा का निर्माण, यानी संविधान का निर्माण कहाँ से होता है, संविधान सभा की प्रक्रिया में कैसे कैसे क्या क्या होता है, कितने दिन लगते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं, कौन कितनी समितियां बनती हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। धीरे धीरे आगे चल के लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत की ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी 1934 में, स्वराज पार्टी जो रांची में गठित की गई थी, उसमें सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले जो मांग की गई थी संविधान सभा के लिए वर्ष 1934 में, हालांकि उससे पहले भी कही गई थी, लेकिन वर्ष 1934 वाली बात याद रखिएगा क्योंकि लिखित में यही एक साक्ष्य मिलता है। तो याद रखिएगा, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने की थी। सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, किसने किया था वो दोस्तों? स्वराज पार्टी ने की थी। कब गठित हुई थी? 1934 में। कहाँ पर? रांची में। आगे देखिएगा, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। यानी वर्ष 1934 में ही एम.एन. राय ने भी कहा था कि सब एक भारत का एक संविधान होना चाहिए, जो भारत के भारत का एक कानून होना चाहिए, उस कानून के तहत लोगों को फॉलो करना है, उसी के तहत लोगों का एक चलने का एक तरीका बता दिया जाए कि किस तरीके से हमको रहना है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, हमारे देश में तब ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश का शासन था, वो लोग अपने हिसाब से मनमानी तरीके से काम करते थे और काम करवाते थे। तो वो तरीका हम लोग नहीं चाहते थे, उसी तरीके से लोगों ने अपने अपने मन से एक संविधान सभा के गठन की बात कही थी। उसी में एक एम.एन. राय का नाम आता है। वर्ष 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए वर्ष 1935 मांग की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा, जहां इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा, हालांकि तीनों पॉइंट नोट है। वैसे एम.एन. राय का बहुत बार पूछा जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब, दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब संविधान निर्माण यानी संविधान सभा के निर्माण की बात की थी? वर्ष 1935 में। वर्ष 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने बात की थी, यानी कांग्रेस ने बात की थी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना। ये कैबिनेट मिशन योजना आती है भारत में। आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन जब ये आती है तो इसका क्या उद्देश्य होता है, यानी भारत में एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया को लागू करना। इसका उद्देश्य ये था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया लागू हो और यहाँ पर कैसे कैसे देश में संचालन होगा, उसके लिए फिर इनको दे दिए जाएंगे संविधान बनाकर। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया, यानी जो संविधान बनने का उद्देश्य था उसमें क्या होगा, एक निर्वाचन किया जाएगा। उस निर्वाचन के तहत ही लोग जो है संविधान सभा में शामिल होकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ये इसका मतलब ये आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसके तहत प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य को चुना जाएगा। दोस्तों, उस समय भारत एक विशाल साम्राज्य था, एक सब देखा जाए, हालांकि आज भी तो वही विशाल साम्राज्य है, लेकिन तब वही था कि पाकिस्तान भी उसी में इंक्लूड था। लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि उसका तो पहले से ही उद्देश्य था कि मतलब अलग होने का, लेकिन तब भी हमारे साम्राज्य में था। लेकिन अब बात समझिएगा, इसके तहत प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य को चुनना था, यानी 1 लाख जनसंख्या पर 1 लाख संख्या पर, यानी 1 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य को चुनना था। इस प्रकार से टोटल हिसाब लिया जाए तो कितने सदस्य आते हैं? 389, यानी कुल 389 सदस्यों को निर्धारित किया गया। कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, यानी इतने लोगों का सदस्य में बैठक में शामिल होना था। अब बात करते हैं दोस्तों, इनमें कौन कौन थे, मोटा तौर पर जानिएगा। 296 यानी 296 सीटें, यानी 296 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? ब्रिटिश भारत से, यानी भारत में ब्रिटिश की हुकूमत थी, यानी उस भारत जहाँ पर उसकी हुकूमत थी उसके तहत वहाँ से चुनना था। और उस 296 में से 252 सदस्यों को 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चीफ कमिश्नरों से चुनना था इनको। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद और कहाँ से चुनना था। 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई, यानी जो 93 सीटें थी वो किसको आवंटित की गई? जो देशी रियासत थे उनको आवंटित कर दी गई। ठीक है,
संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। यानी ये वाला जो चुनाव मैंने बताया आपको कि 389 निर्धारित की गई, इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित किया गया, जिसमें 296 में से 252 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से तथा 4 चीफ कमिश्नरी, जिसमें दिल्ली था, कुर्ग था, जैसलमेर और बीकानेर था दोस्तों, यानी उसमें से इनको नियुक्त करना था, तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई। अब बात समझिएगा, संविधान सभा के लिए जो चुनाव जुलाई अगस्त में संपन्न हुआ 1946 में, तो कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था वो कब संपन्न हुआ था, जुलाई अगस्त में 1946 संपन्न हुआ था। ठीक है, अब इसमें कितने कितने मत मिले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस को जो मत मिले हैं वो 208, यानी 208 सदस्य इसके जो है कहाँ जाएंगे, संविधान सभा में। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, वहीं स्वतंत्र सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 सीटें। स्वतंत्र सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 सीटें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से अब आप समझेंगे तो आसान से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से आप अगर समझना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब समझिएगा, देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ये जो स्वतंत्र सदस्य थे 15 सदस्य थे दोस्तों, इनमें के कुछ देशी रियासत जो थे, यानी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी, इन्होंने इसमें अपना भाग ही नहीं लिया था। ठीक है, यानी देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। याद रखिएगा, 20 नवंबर वर्ष 1946 को जो यहाँ के वायसराय थे, लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने आमंत्रित किया किसको, जो निर्वाचित सदस्य थे। कौन से निर्वाचित सदस्य, यानी यही निर्वाचित सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 और कांग्रेस के 208, स्वतंत्र सदस्यों के 15 सीटें, यानी ये लोग जो जीते हुए थे उनको आमंत्रित किया। कहाँ पर, संविधान सभा में। संविधान सभा में बुलाया गया था कि आप आइए यहाँ पर, ठीक है ना। अब ध्यान नोट करिएगा, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को, निर्वाचित मतलब जो चुने गए थे, प्रतिनिधि मतलब सदस्य को आमंत्रित किया, यानी बुलाया गया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। 20 नवंबर को कहा गया, 9 दिसंबर को उन लोग को शामिल होना था। अब बात यहाँ से समझिएगा, अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब देखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य उपस्थित होते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ध्यान दीजिएगा, जब पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है ना। अब उसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं, 207 सदस्य। नई दिल्ली, अब कहाँ पे हुआ था, यानी कहाँ पे बैठक हुई थी, वो संविधान सभा की बैठक कहाँ पर हुई थी पहली बार, यानी दिल्ली में स्थित चैम्बर काउंसिल का एक पुस्तकालय था, दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की और इसी में जो है आयोजित की गई थी। दोस्तों यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि भारतीय गौर संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी 1934 में, और एम एन राय ने भी 1934 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद यहाँ पर अब बात चलती है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन ने प्रति 10 लाख पर एक सदस्य को चुनने के प्रस्ताव रख दिया था, निर्धारित किया था। कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 389, यानी 389 सदस्यों को चुनना था, जिनमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। इस तरीके से आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ तक आप बात समझिएगा कि जिस तरीके से हमने समझाया है। दोस्तों याद रखिएगा, तरीका वो अपनाए जिससे समझ में आ जाए, ठीक है ना। और आप लोग प्लीज़ इसको नोट किया करिए, आप लोग पॉज कर करके इसको नोट करते जाया करिए, जिससे आपको मज़ा आएगा और हमारे वर्ड को सुनते रहेंगे तो आपको याद करने में अच्छा लगेगा और एक बार में याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, यानी पहले बैठक की अध्यक्षता जो किया था, किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों याद रखिएगा, इससे प्रश्न बहुत बार बनते हैं और छोटे मोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम में, सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 कहाँ पर, काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में, दिल्ली में, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में। और क्या प्रश्न पूछता है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब बैठे थे, 9 दिसंबर 1946 को। अब पूछता है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, उसके पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनको क्यों चुन लिया गया था, क्योंकि वो सबसे उम्रदराज थे, जिसको बोलते हैं, यानी वो सबसे बुजुर्ग आदमी थे।
कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए उनको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया कि अभी आप रहिए, उसके बाद देखा जाता है, जैसा होगा कर लिया जाएगा। उसके 2 दिन बाद जब बैठक होती है, उसी में निर्विरोध, बिल्कुल बिना किसी ताम झाम के, किसी के ना बहस किए हुए, चुप्पी मार के सब लोगों की सहमति से देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी उस समय थे नहीं, आगे चल के बनते हैं, तो उनको जो है हमारे देश का संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अब बात समझिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? कब? 11 दिसंबर 1946 को। अब बात समझिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाई इनका नाम कैसे कोई भूल सकता है? पहले प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात समझिएगा, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव क्यों पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप ले लेता है। और दोस्तों, ये उद्देश्य प्रस्ताव ये कहता है कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, क्या क्या खामियां होनी, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सब के बारे में संविधान सभा के यानी उद्देश्य जो प्रस्ताव पेश किया गया था, इसमें बात कही गई थी। इसके बाद जब यहाँ पर पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, इसको जानने, सुनने, समझने में टाइम लगा। और उसके बाद कब स्वीकार किया गया, यानी संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये बात रही हमारे उद्देश्य प्रस्ताव की बातें। उद्देश्य प्रस्ताव ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा के सलाहकार के अध्यक्ष के रूप में BN राव। अब ये क्या है? संविधान सभा में कौन सलाह देने वाला है, कैसे सलाह होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में सलाहकार जो नियुक्त किए गए, उनका अध्यक्ष जो बनाया गया, उसे बनाया गया BN राव को। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। इनका पूरा नाम होता है बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम आता है। और इसको उपाध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के सलाहकार के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। HC मुखर्जी ये उपाध्यक्ष थे और ये क्या थे? अध्यक्ष थे। दोस्तों इस बात को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। BN राव और HC मुखर्जी। हालांकि BN राव के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और लोगों की याद भी हो जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए तो संविधान सभा में कुल 13 समितियां पारित की गई, यानी 13 समितियां बनी थी, जैसे झंडा समिति, संघ समिति, प्रांतीय समिति, इस तरीके से कुल 13 समितियां बनी थी। लेकिन सभी समितियों को नहीं याद करना है, मुख्य मुख्य समितियों को याद कर ले, जहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछता है। और जहाँ से प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछता है उसके बारे में इग्नोर कर दिए अभी। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा के संचालन समिति के रूप में किसको नियुक्त होती थी? कौन अध्यक्ष बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है ये? आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अब यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालन समिति, संचालन किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में हमारे देश के यानी ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये बताएंगे, यानी संचालन कैसी होनी चाहिए, कैसा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा के नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए मैंने कहा 13 समितियां बनी थी। अब देखिए उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बार बार आ रहा है। तो कहने मतलब है कि ज़्यादा याद नहीं करना है, समझना है, सिर्फ टेंशन नहीं, माइंड लगाकर समझना है। तो क्या हुआ, यानी संविधान सभा के नियम समिति का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा के यानी संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों शायद ही कोई भारत का निवासी हो या भारत का रहने वाला हो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न जानता हो, क्योंकि भारत के जो संविधान में मुख्य भूमिका निभाने वाले हमारे देश के जो प्रथम कानून मंत्री थे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बखूबी इतनी अच्छी तरीके से संविधान का निर्माण किया, जो आज एक देश नहीं कई देश में इससे लेकर अपने संविधान का निर्माण किया जा रहा है। और यह संविधान की खूबियाँ इतनी अच्छी इसकी विशेषताएं हैं कि उसके पढ़ते जाइए और दिल लगता जाएगा। यानी वह संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अनमोल रतन की तरह है। यानी एक ऐसी बुक, एक ऐसी किताबें जिसके बारे में तो कुछ मतलब इसकी कोई विशेषता के गुणगान करते करते थक जाएगा, लेकिन इसकी विशेषता खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, अब यानी यहाँ पर बात समझिएगा,
संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। उन सदस्यों में 3 लोग का नाम दे देगा, 1 लोग का नहीं देगा। पूछेगा इनमें से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं है, या 1 लोग का नाम दे देगा, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं देता है, 1 लोग का दे देगा, और चूंकि 1 देगा बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम दे देगा, तो लोगों को समझ में आ जाएगा तो यही होंगे। लेकिन प्रश्नों को हमको घुमाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, एक सदस्य का नाम दे देगा। जैसे मान लिया एन गोपाल स्वामी अय्यर का नाम दे देगा और कह देगा कि और 3 अदर दे देगा, तो बोल देगा इसमें से कौन नहीं थे या कौन थे, तो उसमें से ये रहेंगे। तो ये याद करना ज़रूरी है। अब ये ऊपर आते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, यानी यहाँ पर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। अब दोस्तों यहाँ पर प्रांतीय संविधान सभा, यानी प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष ये चुना गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों संघ संविधान समिति का अध्यक्ष यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा था, उसको हमने हटा के पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख दिया है, और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो प्रांतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब दोस्तों संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति दोनों में फर्क है, लेकिन संघ की बात आ जाएगी तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना जाएगा, क्योंकि हमारे यूनियन अगर देखा जाए, केंद्र को अगर एकत्रित करने में काम किया जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, ठीक है ना। तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। और वहीं झंडा समिति के अध्यक्ष किसे चुना जाता है? दोस्तों झंडा समिति का अध्यक्ष जो चुना जाता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो दोस्तों इस तरीके से कुल जो 13 समितियां थी उनमें से कुछ समितियों के बारे में हमने वर्णन कर दिया है। तो दोस्तों आप जब कभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो पहले का स्क्रीनशॉट जो लेंगे और ये बात के स्क्रीनशॉट लेंगे उसमें थोड़ा सा फर्क मिलेगा। यहाँ पर हमने संघ समिति का अध्यक्ष यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखा, वो गलत हो जाएगा, आप लोग मिस्टेक ना करिएगा। इसीलिए कहा जाता है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा किया कीजिए, यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करिए, तब समझ में आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। यही प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब दोस्तों प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन सदस्य हैं। पहले सदस्य जो थे वो अध्यक्ष के रूप में कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। उसके बाद 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एन गोपाल स्वामी अय्यर, ये हैं। उसके बाद के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। दोस्तों इनके हटने के बाद एन माधव राव बने थे इसके सदस्य, यानी किसके? प्रारूप समिति के। तो कभी कभी पूछ लेता है तो लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर को बनाए, यानी ये भी थे इसके सदस्य। उसके बाद डी.पी. खेतान। दोस्तों डी.पी. खेतान के मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति होती है। टी.टी. कृष्णमाचारी, इनको जो है अब यहाँ लिख देते हैं, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद, ये नोट कर लीजिएगा। यानी डी.पी. खेतान जब मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को यहाँ पर इनकी जगह पर लिया जाता है। तो कभी कभी प्रश्नों को ऐसे पूछ लिया जाता है कि डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद किसको प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था? तो टी.टी. कृष्णमाचारी या फिर बी.एल. मित्र के जगह पर किसको प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में चुना जाता है? किसको माना जाता है? एन माधव राव को। दोस्तों आज ये मेरा पहला चैप्टर है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। अभी तो जो आपने 2 लेक्चर पढ़ा उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों संविधान निर्माण में कितने दिन लगते हैं, कब बन के तैयार होता है, कब इसको अंगीकृत किया जाता है और कितने पैसे लगते हैं। इस तरीके से बातों को हम वर्णन करेंगे, कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो इस तरीके से मतलब अभी प्रोसेस लंबा है, लेकिन याद करने में आपको मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि संविधान इतना प्यारा है ना हमारा, उसको याद करने में आपको अजीब सा लगेगा, एकदम मज़ा आएगा कि यार बस अब याद हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। और एक बात बता दें आपको दोस्तों, एग्ज़ाम
कि डेट आने के बाद तैयारी न कीजिएगा, पहले से तैयारी करते रहिए, जिससे एग्जाम आने के बाद आप क्रैक करिए, यानी क्वालिफाई हो जाइए, ठीक है ना। यही तरीका अपनाएंगे तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी बेहतर नहीं है, उससे अच्छा होता है कि स्मार्ट स्टडी करिए। हार्ड स्टडी करने वाले वो बैठे बैठे रह जाते हैं, स्मार्ट स्टडी करने वाला 2 साल 3 साल 1 साल में निकाल के क्वालिफाई हो जाता है और चला जाता है, अपनी नियुक्ति पाता है। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें प्रोत्साहित करते रहिए और अच्छी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए। लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।